है ना। अब क्या करना है हम लोग को, कुछ जो बचे ऑफर्स हैं शेयर्स के उसको कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं यार प्रेफरेंशियल ऑफर के बारे में। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ऑफर के बारे में देख लेते हैं, प्रेफरेंशियल ऑफर क्या है, कैसा है। तो अगर मैं प्रेफरेंशियल ऑफर वर्ड बोलता हूं तो बेसिकली ये माना जाता है कि जब एक कंपनी, स्पेसिफिकली बात करता हूं, अगर एक पब्लिक कंपनी अगर वो अपने शेयर एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर करती है तो उसे प्रेफरेंशियल ऑफर कहा जाता है। ठीक है, देखो नाम ही देखो, प्रेफरेंस शेयर से कहीं कोई वास्ता या रिलेशन नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब होता है बेसिकली वो ऑफर जो अदर देन पब्लिक है, पब्लिक के अलावा जब आप किसी को कर रहे हो तो उसे प्रेफरेंशियल ऑफर कहा जाता है। पहले बताओ प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब समझ आया कि नहीं? हाँ सर। पब्लिक के अलावा अगर आप किसी को कर रहे हो ना तो प्रेफरेंशियल ऑफर है, पहली बात तो ये समझ लो। अब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो सेबी के रूल्स फॉलो करने होंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल फॉलो करने होते हैं। तो बेसिकली ये माना जाता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है प्रेफरेंशियल ऑफर करने की। सबसे पहला इशू जो है आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, तो हर जगह होता है। दूसरी बात स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो कॉमन पॉइंट है इसमें। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तीसरी बात, जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, तो उसमें आप जस्टिफिकेशन क्या क्या दोगे, इशू को ऑब्जेक्ट किया, क्यों आप शेयर इशू कर रहे हो, ऐसे ऐसे कितने शेयर इशू कर रहे हो, प्राइस क्या रखोगे, प्राइस कैसे डिसाइड किया गया, और डेट तक ये ऑफर कंप्लीट होगा। आप बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब क्या करना है कि जब मान लो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास हो गया, तो रिजोल्यूशन पास होने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, पूरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर देना है। मतलब जिन जिन लोगों को आपने सिलेक्ट किया है शेयर अलॉट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट शेयर का ये ई के जी पॉइंट करना है। शेयर का प्राइस वो होगा जिसका वैल्यूएशन आपने कराया, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में प्राइस दिख रहा है वो प्राइस आप शेयर का रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश दिया, अगर कैश नहीं दिया, कोई और कंसिडरेशन दिया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो है अदर देन कैश को हम एसेट मानते हैं और ये डेप्रिशिएट होती है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, राइट? कहा स्वेट इक्विटी शेयर्स में ध्यान आ रहा है? यस सर। पॉइंट को मैंने 4 बना रहा हूँ, ये कई जगह पूछता है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है बिना गलती करे। आप बता दो, एक क्लियर है? म्यूट कर रहा हूं ना। चलो अब आगे सुनो मेरी बात को। ये प्रोसीजर अब मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, आप जितनी जगह पढ़े हो ना सब जगह एक जैसा ही होता है लगभग। तो अगर आपको ऊपर के सारे प्रोसीजर आ गए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, आर्टिकल्स ऑथराइजेशन चाहिए, बोर्ड मीटिंग चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, जनरल मीटिंग का नोटिस भेजोगे, जनरल मीटिंग बुलाओगे, वहां स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो MGT 14 जमा करोगे। ठीक, 12 महीने के अंदर अलॉटमेंट खत्म करना है। अलॉटमेंट हो जाए तो आपको क्या करना है, PAS 3 फॉर्म जमा करना है। जब भी आप शेयर अलॉट करोगे याद रखो PAS 3 फॉर्म जाता ही जाता है। फिर सबको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर दो। ठीक है, आपको मैं एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना, जब शेयर अलॉट होते हैं तो उसके 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट्स को डिलीवर करना होता है, विद इन 2 मंथ्स। ये बात मत भूलना, ये बहुत अच्छे से याद रखना। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइमलाइन लिख देते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ही ना आए। हमेशा याद रखो, जब शेयर अलॉट होते हैं ना तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो विद इन 2 मंथ्स डिलीवर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे अगर डिवेंचर अलॉट होता है ना, आपको डिवेंचर अलॉट होता है तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है ना बेटा, ये विद इन 6 मंथ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको शेयर ट्रांसफर हुए तो फिर आपके नाम पे अब जो सामने वाले का सर्टिफिकेट था वो आ जाएगा, तो ये विद इन 1 मंथ होता है।
ये टाइमलाइन मत भूलना। आपके घरों में सर्टिफिकेट कब आते हैं? तो जब शेयर अलॉट हो रहा है तो अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर, डिबेंचर अलॉट हो रहा है तो डिबेंचर के सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर, और आपके नाम शेयर ट्रांसफर हुए तो ट्रांसफर जब रजिस्टर्ड हुआ तो उसके 1 महीने के अंदर आपके घर सर्टिफिकेट आ जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? आपको टाइमलाइन समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। कोई हाँ सर। चल, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग राइट शेयर के कंसेप्ट पर। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीजें इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा अलग से, आपको ये पता होना चाहिए और आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, राइट शेयर का जो कंसेप्ट है, राइट शेयर का जो कंसेप्ट है ये कहता है ऑफर ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर in case of further issue। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अभी मेरी कंपनी का मान लो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। ये मेरी कंपनी में अभी कैपिटल है 5 लाख रुपए। कैसे आया? तो मैंने 50,000 शेयर बेचे, 10 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, और इससे मेरे शेयर होल्डर बने 30 शेयर होल्डर, 30 शेयर होल्डर। अब कंपनी को भी एडिशनल 10 लाख रुपए की और जरूरत है, तो 10 लाख के लिए उसको अब 1 लाख शेयर बेचने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ ₹10। 1 लाख शेयर बेचेगी, 10 रुपए का एक शेयर है, तभी तो 10 लाख रुपए आएगा। तो बेसिकली रूल ये बोलता है कि अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो आपको क्या करना होगा, ये जो 1 लाख शेयर है इसका ऑफर जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले करना होगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ही ऑफर करना होगा कि क्या वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं, और उनको ऑफर लेटर भेजना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि हम और फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग खरीदोगे। इनको सोचने का टाइम दिया जाता था, ध्यान से सुनना, था बोल रहा हूं मैं, 15 days to 30 days, 15 दिन टू 30 दिन का टाइम दिया जाता था। अब आपको इसमें अपडेट ये ध्यान रखनी है, दिस टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड टू प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक 15 से 30 दिन सोचने का दिया जाता था, पर जो अभी कंपनीज अमेंडमेंट बिल आया है, कंपनीज बिल 2020 आया है, उसमें 15 से 20 दिन के टाइम को अभी घटा देने वाले। ठीक है, तो ये बात आपको नहीं भूलनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बहुत जरूरी है, ये मत भूलना। तो 15 से 30 दिन में आपको कंपनी को बताना होगा कि आप ये शेयर एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो इसमें आपकी चॉइस क्या है, या तो आप एक्सेप्ट कर दे रहे हो या तो आप रिजेक्ट कर दे रहे हो। एक और आपके पास चॉइस है रिनाउंस करने की। रिनाउंस मतलब होता है गिविंग द राइट टू अदर, गिविंग द राइट टू अदर। जैसे मुझे कंपनी ने ऑफर किया था, जमशेद सर हमारी कंपनी में शेयर खरीदोगे क्या? मैं बोलता हूँ यार मैं तो नहीं खरीदूंगा, मेरा एक फ्रेंड है वैभव नाम का, वो परचेज करना चाहता है, उससे परचेज करा। ठीक है, तो मैं रिनाउंस कर सकता हूँ। रिनाउंस का मतलब होता है गिविंग द राइट टू अदर, अपना अधिकार किसी और को दे सकता हूँ। 3 चीज कर सकता हूँ। आप बताओ, अभी तक आपको राइट इशू समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया सर। एकदम परफेक्टली की आ गया सर। क्लियर है? कितने दिन का टाइम मिल रहा है आपको ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए? 15 to 30 पहले days। 15 to 30 मिलता था, अभी as prescribed। अभी रिड्यूस होने वाला है। रिड्यूस हो गया है, वो प्रिस्क्राइब डेट अभी सरकार ने बताई नहीं है, तो जब बताएगी अपन तब करेंगे। लेकिन दिसंबर में अभी अपडेट्स डाल दिया है, तो हमको सारी अपडेट पढ़ते हुए चलना है ना। ठीक, अभी क्या ओके सर। कंपनीज बिल से राज्यसभा में पास हो गया है, लेकिन हमारा जो आईसीआई है वो बोल रहा है कि दिसंबर में तुम लोग से पूछूंगा, तो हम लोग सारी अपडेट को करते हुए चलेंगे साथ साथ। ठीक है, यस सर।
तो ये एग्जिस्टिंग शेयर का यार कंसेप्ट है, आपको मैंने अभी सॉरी राइट शेयर का कंसेप्ट है बता दिया मैंने आपको। अब आप इसका प्रोसीजर देख लो, कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले तो आपको ये एंश्योर करना होगा कि अगर राइट इशू लाते हो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट तो नहीं बढ़ जा रही है। अगर बढ़ जा रही है तो पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना पड़ जाएगा। ये लाइन अगर किसी को नहीं समझ आती है, लॉजिक के साथ मैं बता दूं, आप उतना ही कैपिटल इशू कर सकते हो जितना आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल है। जैसे 1 करोड़ आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल है तो इसी लिमिट तक कैपिटल जा सकते हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी जैसे तुम्हारा पेड अप कैपिटल 80 लाख, अब तुम अभी 30 लाख के शेयर और बेचोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल को एक्सीड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में तुमको पहले चेक कर देना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्रॉस हो जाएगा। अगर हो रहा है तो तुमको पहले इसको बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल को। मतलब डबल प्रोसीजर हो गया, राइट इश्यू तो करेंगे ही करेंगे, पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे। जब ये बढ़ेगा तभी तो पेड अप कैपिटल बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा। बताओ ये बात मेरी अभी जो मैंने बोली समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? कि फिर यस सर, क्लियर है सब यस सर लोग? क्लियर है। सर सुनो ना, हाँ देखो तो फिर हम लोग को 2 बार जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, एक तो ऑथराइज के लिए और एक तो फिर इसके लिए राइट इशू नहीं, के लिए। एक ही जनरल मीटिंग में 2 एजेंडा डिस्कस कर देंगे। ठीक है। 2 मैटर एक ही बार बार क्यों बुलाएंगे शेयर होल्डर, समझ आई बात? हाँ तो ये हो गया। सबसे पहले तुम ये चेक कर दो ऑथराइज शेयर कैपिटल तो बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब तुम क्या करो, बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव कर दो कि जनरल मीटिंग का नोटिस देना है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराएंगे। किस लिए कराएंगे, तो इसलिए कराएंगे भाई ताकि अगर जरूरत पड़े तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सके, और राइट इश्यू तो कर ही रहे हैं। देन जनरल मीटिंग बुलाओ, वहां पे शेयर होल्डर अप्रूवल दे दो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा दो। ठीक, सारे ये दान यही नहीं है, द है, ठीक है, TH ये द है। ऑफर बाय नोटिस भेज दो सारे शेयर होल्डर के घर, उनको टाइम पीरियड बता दो, 15 से 30 दिन में वो अपने ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया। तो उसके पास अब मीटिंग हो गई है तो उसके बाद कुछ फॉर्म जमा करने होंगे। जैसे MGT 14 आप बताओ किस पर्पस के लिए है? स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। SS7 आपको किस पर्पस के लिए है? आप समझ लो MGT 14 स्पेशल रिजोल्यूशन है। SS7 जो है ये इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है तो SS7 जमा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब एक बार अलॉटमेंट हो गया तो आपको 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म भरना है, PAS3 फॉर्म भर देना है। 2 महीने के अंदर सबके घर सर्टिफिकेट भिजवा देना है। बेटे देखो, कुछ पॉइंट हमेशा हर प्रोसीजर में कॉमन है। आर्टिकल चेक करने का पॉइंट, बोर्ड मीटिंग का पॉइंट, जनरल मीटिंग का पॉइंट, ROC के MGT 14 जमा करने का पॉइंट। आप जब भी अलॉटमेंट कर रहे हो कौन सा फॉर्म जमा कर रहे हो, PAS3 फॉर्म जमा कर रहे हो। सबके घरों में सर्टिफिकेट कब भिजवाना है, 2 महीने के 2 अंदर महीने के भिजवाना अंदर। है। कितना क्लियर है मेरी बात, ये बताओ। पूरी क्लियर है सर। अच्छे से क्लियर है कि समस्या है जीवन में, ये बता दो। नहीं सर, समझ आ गया? क्लियर है। तो ये राइट यस इशू सर। है। अब मैं लास्ट टाइप ऑफ इशू बता रहा हूँ और ये टॉपिक जो है हमारा समापन हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आज ये शेयर कैपिटल का मेन चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसमें जो जो चीजें बची है छोटे छोटे प्रोविजन है, अलग अलग कंसेप्ट है। मेन जो था आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो प्राइवेट प्लेसमेंट पे आते हैं। इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसको हम ये भी कहते हैं, देखो, ऑफर टू प्राइवेट इक्विटी। दूसरी भाषा में जब कंपनी अपने शेयर्स कुछ पैसे वाले लोगों को या वेल्दी पर्सन्स को दे देती है, जिससे उनको इतना पैसा इकट्ठा हो जाए जितना पब्लिक एक साथ दी रहती, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो, 2 चीजें होती है यार, मेरी कंपनी को आज पैसा चाहिए, मेरी कंपनी को पैसा चाहिए, शेयर सेल कर रही है। तो एक तो ये है क्राउड फंडिंग करे, मतलब पब्लिक को बेचे जहां से बहुत लमसम पैसा है। अगर पब्लिक को नहीं जाना है तो भाई क्या करे, सीधी सी बात है, मेरी कंपनी अपने शेयर सीधे उठा के अंबानी को बेच देगी। तो अंबानी के पास आज उतना पैसा है जितने भारत की 90% आबादी के पास पैसा है। तो अगर मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं तो मैं इसको पब्लिक इशू बोलूंगा।
और अगर मैं अंबानी जैसे एक वेल्दी पर्सन को कर दे रहा हूं जो मेरे को एक बार में उतना फंडिंग कर देगा, तो उसको मैं प्राइवेट प्लेसमेंट बोलूंगा। नाम ही देखना ना, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या, हमारे ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन, बड़ा बिजनेसमैन। प्लेसमेंट मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आप बता दो आपको मेरी बात कितनी समझ आई? आ गई, पूरी आ गई सर। आ गई? तो भाई आप पब्लिक को कर सकते हो पैसा इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो एक पैसे वाले तगड़े बंदे को पकड़ लो, उसको कर दो। बेस्ट थिंग तो यही है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है ऑफर ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या कुछ लोगों को शेयर ऑफर करना बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। सर प्रेफरेंशियल इशू भी तो वही था ना? हाँ, पब्लिक कंपनी में इसी चीज को प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड कहा जाता है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी जो होती है पब्लिक को तो इन्वाइट कर ही नहीं सकती शेयर खरीदने के लिए, तो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से ही पैसा देती है, तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है? अब इसमें जो मेन मुद्दे की बात है जो पढ़ना है उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मीनिंग हो गई, एनी ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। ठीक है, जब आपने शेयर आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को देते हो तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। नीचे अब क्या है, ये नीचे कम एप्लीकेशन वाला पॉइंट ना पढ़ के आपको पढ़ना है मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हो। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस की बात कर रहे हो तो ये 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? या फिर वो नंबर जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे। तो गवर्नमेंट ने एज सच तो अभी प्रिस्क्राइब किया नहीं है, तो आपको याद रखना है कि एक बार में प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो कितने लोगों को करोगे? मैक्सिमम 50 लोगों को कर सकते हो। हाउएवर इसमें आपको याद रखना है, आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को नहीं काउंट करना है, और दूसरी बात अपने एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है, दो लोगों को काउंट नहीं करना है। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, समझा दो। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को QIB भी कहा जाता है, ठीक है? QIB होती कौन है? तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो लार्ज स्केल में काम करती हैं और दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट भी करती है। जैसे हमारे देश के जितने बैंक है, ठीक है, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी फाइनेंस कंपनी है, जितने पेंशन फंड्स हैं, ये सब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाते हैं। तो बेसिकली ये माना जाता है खुद इतने बड़े कि अकेले ही पूरी कंपनी को फंड दे दे। तो जब आप 50 लोग की काउंटिंग कर रहे हो तो इनको गिनने की जरूरत आपको नहीं है, ये अलग से होते हैं, और इनके लिए जो इशू होता है उसको QIP कहते हैं। QIP मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इनका इशू ही अलग होता है, उसको QIP बोला जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो आपको याद रखना है 50 की लिमिट में ये ऑर्गेनाइजेशन जिनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोला जाता है ये नहीं आती। दूसरे एम्प्लॉइज नहीं आते क्योंकि एम्प्लॉइज का भी इशू अलग है। एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है? ESOP दे दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो बेसिकली फिर उसको प्राइवेट प्लेसमेंट में काउंट करने की जो है वो जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। कुछ पूछना है? सर ये जानना था कि एक इंसान एक टाइम पे कितने सारे कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या चीज? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है? जितनी कंपनी का बनना है। डायरेक्टर्स की लिमिट होती है, 20 कंपनियों में हाँ डायरेक्टर हो सकते हैं। शेयर होल्डर की कोई लिमिट नहीं है, 100 कंपनियों में शेयर होल्डर बनो, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। कितना ओके क्लियर है? सर। ये समझ आ गया यस नहीं सर। है ये बताओ हाँ। पहले तो। यस यस सर। सर। हाँ अच्छे सर। से, कोई डाउट नहीं है। यस सर, आ गया। नो सर। चलो अब ये जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कर दिए, तो QIB की डेफिनेशन यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक मेन मतलब बता दिया है कि यार ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है? अब आगे कुछ चीजों पे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करें प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए।
तो बेसिकली ये माना जाएगा कि अगर कोई भी आइडेंटिफाइड पर्सन मतलब जिसको कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है और कंपनी उसको शेयर ऑफर करना चाह रही है, अगर वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है वो शेयर खरीदना चाहे तो उसको कंपनी में एप्लीकेशन डालना होगा बाय मनी या विथ मनी, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और इसमें कैश का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर कंपनी ने मुझे ऑफर किया है कि सर हम आपको शेयर इशू करना चाहते हैं और मैं इस बात से अग्री करता हूं, तो जो भी पैसा मैं कंपनी को दूंगा बाय चेक या डीडी दूंगा, कैश नहीं चलेगा, ये वैल्यू बेस में तुमसे पूछेगा। ठीक, तो इससे क्या समझना है आपको, जो भी पेमेंट होगी वो आइदर चेक और डीडी से होगी या किसी और बैंकिंग चैनल से होगी और कैश से नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, स्टार स्टार स्टार। प्राइवेट प्लेसमेंट से जो पैसा आप रिसीव करे हो, आप उसको तब तक इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक आप उन अलॉटीज को शेयर अलॉट नहीं कर दोगे और इसकी जानकारी आरओसी को आप नहीं दे दोगे फॉर्म PAS3 में। ये पॉइंट से आपको इतनी बार वैल्यू बेस पूछ सकता है, ऐसी जगह पर दिया है कि आपको मिलेगा नहीं। तो इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। प्राइवेट प्लेसमेंट से जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से, तो उनको शेयर भी अलॉट करना होगा और आरओसी को जानकारी देनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो उनके पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, ये हो गया क्लियर, नीचे के पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, अलॉटमेंट कितने समय में करना है तो आप जानते हो 2 महीने के अंदर अलॉटमेंट करना होता है। और रिफंड अगर करना है पैसा तो इसमें भी 60 दिन का टाइम दिया जाता है, 60 डेज में पैसा आपको रिफंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जितना टिक कर रहा हूँ वो कर देना, यहाँ तक आपको लाइन पढ़ के दे दे रहा हूँ। कंपनी ने जो ऑफर किया है बेसिकली उनको वो अलॉट कितने दिन में कर देगी, सर्टिफिकेट 2 महीने 60 दिन में कर देगी एप्लीकेशन मनी मिलने के। ठीक है, और अगर मान लो लोग रिफंड मांग रहे, बोल रहे हमको शेयर नहीं खरीदना है आपके यहाँ, तो 60 दिन जब खत्म होगा तो उसके अगले 15 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज में आप पैसा रिफंड भी कर दोगे। ठीक है, जो भी सर सब्सक्रिप्शन ये वाला एक और बार बता दो। आपने मेरी कंपनी में क्या किया, शेयर खरीदे, आप एक प्राइवेट पार्टी हो, तो आपको जो मैं सर्टिफिकेट्स है ना या शेयर का अलॉटमेंट है वो विद इन 60 डेज कर दूंगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, No, 2 sir. महीना बोलता था ना, अभी तक मैं 60 दिन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं। अच्छा, मेरे को आप बोल रहे हो कि सर जो पैसा दिए थे ना अभी हम नहीं चाहते आपकी कंपनी में शेयर, आप रिफंड कर दो। तो अलॉटमेंट के लिए कितना दिन दिया था, 60 दिन है ना, एक्सपायरी ऑफ 60 डेज होगा ना, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड करना होगा। सर किसी का पैसा आ गया तो रिफंड क्यों करेंगे, मान लो आपका इशू फेल हो गया, आपने सोचा था 10 लोग से तो कम पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन इकट्ठा सिर्फ 2 ही लोगों से हुआ। देन द प्रॉब्लम इज दैट 2 लोग का पैसे लेके क्या करोगे, तो 60 दिन तक वेट करो, कहीं से आ जाए पैसा, नहीं आ रहा है तो अगले 15 दिन में तुम क्या कर दो, रिफंड कर दो। कितना क्लियर है मेरी बात, पूरा समझ आया कि सिर के ऊपर से गया भी। मैं बोला था मैं 10 स्टूडेंट को कम से कम पढ़ाऊंगा, उससे कम हुए तो नहीं पढ़ाऊंगा। 3 स्टूडेंट एडमिशन लिए, फीस भी दे दिए, लेकिन मेरा टारगेट था 10 बच्चे, तो मैं कुछ दिन वेट किया, 10 बच्चे नहीं हुए तो उन तीनों बच्चों का पैसा रिफंड कर दिया। तो यहाँ पर वही हुआ, आपको समझ आई मैं क्या बोला बात? हाँ। तो ये रिफंड कब हो जा रहा है, 60 दिन जब एक्सपायर हो रहे हैं, हो जाने दो, 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर देना। ठीक है, हाँ। अगर रिफंड नहीं कर पाते हो तो फिर ब्याज भरना पड़ेगा, कितना, 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक, अगर आप पैसा नहीं रिफंड कर पाए ऑन टाइम तो 12% इंटरेस्ट लग जाता है। तो ये ब्याज को भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना, अपने को इंटरेस्ट के पॉइंट को भी ध्यान रखना, भूलना नहीं। जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा उसको क्या करोगे तुम, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन रखोगे। ठीक है, आप इस पैसे का यूटिलाइजेशन करिए, मैंने बताया शेयर अलॉट करने के बाद ही होता है। कुछ चीजों को छोड़कर, सबसे पहला कहीं और एडजस्टमेंट नहीं करोगे शेयर के अगेंस्ट में। ठीक है, और दूसरा इससे
अदर रिफंड्स नहीं करोगे। अदर रिफंड का मतलब कोई और शेयर बेचे तो उसका रिफंड करना है, तो अभी जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा आया है उसमें इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट से जो भी पैसा आपका रिसीव हुआ है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, ठीक है। और इस पैसे का आप सब इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे अदर इश्यूज के रिफंड का काम नहीं करना है, ठीक है। ये बात ही समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर समझ। आ गई सर। आ गया सर। अच्छा, अब जैसे ये कर दिया आप, तो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट के प्रोविजन पर आ जाओ। जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो इसकी जानकारी आपको आरओसी को जरूर देनी है, और जिस फॉर्म में देनी है वो फॉर्म क्या कहा जाता है? PAS 3 कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर आप बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो और इसका डिटेल आरओसी को नहीं देते हो या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा नहीं करते हो, तो बेसिकली ये माना जाएगा कि कंपनी, उसके प्रमोटर और डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी? 1000 रुपए पर डे की, जब तक आप ये डिटेल आरओसी को नहीं दोगे। और ये कितना हो सकता है? बढ़ के 25 लाख रुपए तक हो सकता है। रोज का 1000 रुपए जमा करोगे, मैक्सिमम कहाँ तक? 25 लाख रुपए तक। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपको इसका डिटेल आरओसी को देना है फॉर्म PAS 3 में। ना देने पर 1000 रुपए पर डे का जुर्माना है, जो कितना अंत तक मैक्सिमम जा सकता है? 25 लाख रुपए तक जा सकता है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गया सर। बाकी लोग को हाँ सर। क्लियर है? हाँ हाँ। सर आ गया। कोई डाउट नहीं है? ये पेनल्टी ऊपर वाली पड़ गई है, तो यहाँ पे नीचे अलग से पेनल्टी पड़ने की जरूरत नहीं है। आपका भाई प्राइवेट प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया, तो यहाँ पर जाके आपके सारे तरह के इशू खत्म हो गए हैं, ठीक है। आप इसको शीट से, सर, हाँ बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट ही हम लोग प्राइवेट वालों को पढ़ रहे थे ना, और अगर पब्लिक का, तो पब्लिक में भी ये है क्या कि QIB को हम लोग नहीं दे सकते और एम्प्लॉयज को भी हम लोग ऑफर नहीं कर सकते? नहीं, वो लिमिट जैसे 50 लोग है ना, उसमें इनको जोड़ा नहीं जा रहा है, इनका इशू ही अलग तरीके का कहलाता है। QIB को जो करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहलाता है, तो इनके इशू का नाम ही अलग है ना। और एम्प्लॉयज को ESOP इक्विटी करते हैं, है ना। तो बस यहाँ पे फंडा ये है कि जब आप इशू करोगे प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर, तो मैक्सिमम 50 लोग को करोगे, तो 50 लोग की काउंटिंग में इनको नहीं गिनना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, चलो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, हमने 55% को मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर अलॉट करे, ठीक है। अब जब 55% में देखा गया तो 49 जो थे वो बेसिकली जो थे प्राइवेट इन्वेस्टर या बिजनेसमैन थे, नॉर्मल इंडिविजुअल बोल देता हूँ। 3 जो थे वो QIB थे, और 3 जो थे वो एम्प्लॉइज थे। तो ये 3 और ये 3, 6 लोग को 55 में नहीं गिनेंगे, तो मतलब मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोग को हुआ? 49। 49। तो 55 लोग से इकट्ठा करे हो आप पैसा, 55 लोग आपको दिए हैं, लेकिन आपकी काउंटिंग में प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने लोग गए? 49। तो ये बात, तो ये आपको ध्यान रखना, पैसा आप किसी से भी इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 50 लोग में इन लोग को गिनना नहीं है, समझ गए? अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा का पूरा A to Z खत्म हो गया है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं। नो सर। समझ आ गया? यस सर। हाँ। चलो एक क्वेश्चन का फटाक से आंसर कर दो, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपके लिए एक ओके सर। क्वेश्चन ये है, अमित लिमिटेड is engaged in manufacture of polymer. मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, ध्यान से देख लो क्वेश्चन और इसका आंसर मेरे को अभी दो। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल is 10 crore divided into 1 crore share at the rate of 10 each. The paid up capital
is 9 crore. The company, म्यूट कर दो बेटा एक बार. The company wants to arrange rupees 1 crore for further business, and it wants to offer to its existing shareholders. However, the existing shareholder have rejected the offer. As a company secretary, advise how can company arrange the fund along with procedure. क्वेश्चन देख लो भैया. अमित लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये पॉलीमर बनाती है. इसका ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है. कंपनी 1 करोड़ रुपए और लाना चाहती थी अपने बिजनेस के लिए. इसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया. अब एज अ सीएस एडवाइस करो कि कंपनी फंड कहां से लाएगी. बोलो. प्राइवेट. आप बोलना भाई, मैं सुनना चाह रहा हूँ. प्राइवेट प्लेसमेंट. डिफरेंशियल ऑफर की प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट. डिफरेंशियल ऑफर करेगी ना. पहले तो देख लो कंपनी नेचर कैसा है. पब्लिक है. तो इसके लिए Public है. प्रेफरेंशियल ऑफर ज्यादा बेटर होगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट ज्यादा बेटर होगा. प्रेफरेंशियल ऑफर. डिफरेंशियल ऑफर. करना क्या है क्वेश्चन में. कैसे? प्रेफरेंशियल ऑफर. प्रेफरेंशियल ऑफर क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा. प्रेफरेंशियल ऑफर क्या है, उसके बाद इसका प्रोसीजर लिखना. जब प्रोसीजर हो जाए तो फिर आखिरी में इन द प्रेजेंट केस इट इज एडवाइजेबल फॉर कंपनी टू इनिशिएट फॉर प्रेफरेंशियल ऑफर. कभी भी याद रखो, अगर क्वेश्चन ऐसा बोले एज अ सीएस आप बताओ, तो आप ये कभी मत करना कि आई वुड एडवाइस, मैं एडवाइस करता. अरे तुम कुछ एडवाइस नहीं करते हो. आपको इट इज एडवाइजेबल लिखना होगा. मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि हम ये आपको बताना चाहते. कभी माय या आवर ये सारे टर्म्स नहीं लिखने. इट इज एडवाइजेबल. कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा ओके. ठीक है. यस या नो लिखने का करना मत एग्जाम में कि यस द इशू विल बी सक्सेसफुल. नो, आप हमेशा अपने आप को थर्ड पार्टी मान के आंसर लिखोगे. याद रखना. कई बार क्या होता है, बोलता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो आप लिख दोगे नो एज पर माय व्यू इट इज रॉन्ग. काट देगा एग्जामिनर. आपका पर्सनल व्यू नहीं पूछ रहा है वो. थर्ड पार्टी व्यू ध्यान रखना है आपको. समझ रहे हो? यस सर. अभी अब क्या है, इधर देख लो. इसमें अलॉटमेंट का टॉपिक बचा हुआ है इसमें नीचे, और शेयर सर्टिफिकेट. तो मैं रात तक इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, पढ़ देना. ये चैप्टर खत्म हो गया आपका. ठीक है? ओके सर. ओके सर. ये भेज दूंगा, इसको पढ़ देना. चैप्टर खत्म हो गया. कल हम लोग फ्रेश टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना? ओके सर. चलो बाय बाय. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.